Good morning, student. How are you? I hope you are all fit and fine at your home. आइए आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 18 यानी कि 18वां टोपी पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत सुंदर सी कहानी है जिसको सृंजन जी ने लिखा है। तो टोपी, ऐसी क्या बात थी कि टोपी पर एक कहानी लिखी गई। टोपी बच्चों आप सभी ने देखी होगी। काफ़ी बार हम सर्दी, गर्मी और बरसात में रेन कोट के ऊपर भी टोपी पहनते हैं। कि टोपी पर इतनी बड़ी कहानी क्यों लिखी गई, ऐसा क्या रहा था। यहाँ बेटा टोपी शक्ति यानी कि पावर, अथॉरिटी का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है, इसलिए टोपी पर एक कहानी लिखी गई है। टोपी आजकल आपने देखा होगा कि हमारे नवयुवकों में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, फिर भी वो भारत में जॉब ना करके विदेशों की तरफ भागते हैं। क्योंकि उनके जो कदर, उनका टैलेंट होता है ना, वहाँ भारत में उसकी कदर नहीं की जाती, उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी नहीं दी जाती, और विदेशों में जितना काम लिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाता है। इसलिए भारतीय जो आज की न्यू जनरेशन है वो विदेशों की तरफ भाग रही है। जिस प्रकार इस कहानी में भी है, राजा होता है वो अपनी प्रजा को इतना संतुष्ट नहीं कर पाता है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पाता है। तो लोग, जो प्रजा होती ना, वो प्रजा राजा के प्रति अपने कार्य तो करती है लेकिन उतने अच्छे मन से नहीं करती जिनसे उनको करना चाहिए। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि राजा उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पाता। इसी प्रकार मान लीजिए, आप इससे पहले आप मानो कि आपको स्कूल की तरफ से कोई असाइनमेंट दिया जाता है, आप बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से उस असाइनमेंट को बनाते हो और उसके आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। दूसरी तरफ एक बच्चा जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता और उसको भी इतने मार्क्स दिए जाते जितने आपने दिए, तो क्या आप अगली बार ऐसे मेहनत कर पाओगे इतने अच्छे से? तो आपका भी मन नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो आपके लिए उसका भी कोई महत्व नहीं रहा। ठीक है, इसलिए इसी तरह इस लेसन में है कि जब प्रजा होती है राजा के लिए अपना अच्छे से कार्य नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि राजा उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखता, अपना कर्तव्य का सही तरह से पालन नहीं कर रहा। दूसरी तरफ एक चिड़िया होती है, ठीक है, जो टोपी पाठ है इसमें एक चिड़िया होती है, उसका सब सम्मान करते, उसके कार्य को सब जल्दी से पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो सबकी समय के महत्व को और सबकी वैल्यू को समझती है। तो आइए हम शुरू करते हैं टोपी पाठ। कहानी शुरू होती है दो पक्षी यानी कि चिड़ियाओं के जोड़े से। एक थी गवरैया यानी कि गोरैया और एक था गवरा। गवरा यानी कि नर गोरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी यानी कि साथ साथ रहने वाले। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार होते हुए खोतों से निकल पड़ते, दाना चुगने और झूठ फूट खेते ही खोतों में आ घुसते। खोते में इनका जो घोंसला बनाया हुआ था उसको कहते हैं। थकान मिटाते, सारे दिन देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, एक दूसरे की हिस्सेदारी यानी कि हाथ बटाते। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते, कितना फबता है उन पर कपड़ा। फबता मीन्स जचता है, सुंदर लगता है। क्या कहती है गवरैया कि आदमी लोग होते हैं ना, जो वो क्या करते हैं, कितने अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, हम नहीं पहनते। खाक फपता है, गवरैया तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लग जाता है। वो कहता है आदमी कपड़ा पहनने के बाद बदसूरत लगता है, अच्छा थोड़ी लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गवरैया बोली, लटजीरा मीन्स तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब तुम्हारा मन अच्छा नहीं है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती जो ढक जाती है। गवरा बोला कि जो कुदरती उसको खूबसूरती दी है वो तो ढक जाती है। यहाँ बेटा इंसान जो कपड़े पहनता है गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, इनसे बचने के लिए। ठीक है, तू ही सोच, अभी जो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी या नहीं। कहता अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अच्छे से तुम्हारे पंखों को देख रहा हूँ, तुम्हारे रंग को देख रहा हूँ, तुम्हारे रोए को देख रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने कपड़ा डाल लिया तो तुम्हारी सारी खूबसूरती ढक जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। बिल्कुल सही कहा गौरैया ने। क्या कहा कि कपड़े मनुष्य केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं पहनता, वो अपने तन को ढकने के लिए, गर्मी सर्दी बारिश से बचने के लिए भी पहनता है। आगे है, तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की
उनकी सकत भी जाती रही है, यानी कि जो शक्ति उनकी वो भी जाती रही है। और ये कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। बड़ा लफड़ा मीन्स बड़ा लफड़ाई मानो इसको। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। मीन्स अच्छा कपड़ा पहनता है वो तो लगता है कि मैं मतलब अमीर घर से हूँ, और जो अच्छे कपड़े नहीं पहनता वो गरीब घर से, ऐसा उसमें भेद आने लग जाता है। आगे गवरिया कहती है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नित नए लिबास सिलवाता रहता है, यानी कि नई नई ड्रेसें बनवाता है। यह नीरा पोंगापन है, गवरा बोला, यानी कि पागलपन है। आदमी तो लिबास से फवत लाज ही नहीं ढकता। हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपने तो नंगे ही भले, अपन तो नंगे ही अच्छे, यानी कि कपड़े ना ही पहने। क्या कहते हैं, आदमी सिर्फ सर्दी गर्मी से बचने के लिए कपड़े नहीं पहनता, वो दस्ताने मोजे पहनकर भी अपने काम से अपने आप को बचाता है, और सिर पर टोपी भी ढक लेता है। उससे तो हम पक्षी लोग ही ठीक है जैसे भी है। बेटा इसमें अपभ्रंश भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोली, मेरा मन भी टोपी पहनने का करता है। अब गवरिया ने मन बना लिया कि मैं भी टोपी पहनूंगी। उनके सिर पर अच्छी लगती है तो मुझे भी टोपी पहननी है। टोपी तू पहनेगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। टाट उलट जाना मतलब दिवालिया निकल जाना टोपी पहनने के लिए। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी कि मान सम्मान जाते देर नहीं लगती। ऐसा क्यों कहा उसने बेटा? क्योंकि टोपियों के लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या आजकल अपने नेता लोग भी टोपी के लिए सारा खेल करते हैं। एक दूसरे को ऐसे भी हम कहते हैं ना, किसी को टोपी पहनाना, इस वजह से। आगे देखिए, गवरा कहता है कि टोपी पहना अपनी सलामत रखने के लिए कितनी को भी टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तू इस चक्कर में मत पड़। गवरा भी तनिक समझदार, इसलिए संकी थोड़ा सा मतलब दिमाग से, जबकि गवरिया भी जिद्दी और धुन की पक्की थी, यानी कि जिद्दी थी अपनी बात को मनवाने वाली। ठान लिया, कहा गया है जहाँ चाह वहाँ रहा। कहती है कि जहाँ चाह में जो हमारा लक्ष्य होगा हम उसको प्राप्त करने के लिए वो अपना रास्ता अपनाएंगे। मामूल के मुताबिक अगले दिन, यानी कि बात के अनुसार, जो साधारण सी बात है उसके अनुसार ही अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले, यानी कि बाहर दाना चुगने के लिए निकलते हैं। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। किसा मिला? गवरिया को एक रुई का फावा मिल जाता है। मिल गया। गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाया धर दिया, यानी कि सामने रख दिया कि देखो मुझे मिल गया रुई का फावा, जिसे मैं अपने लिए टोपी सिलवाऊंगी। अरे तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। उम्दा मीन्स अच्छा और लचकदार। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया। चाबुक हाथ ही लगते हुए बावरा चीखने लगा। चाबुक मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। ये कहावतें हैं बेटा। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ बावरा ताउमर यही रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन, यानी कि मुझे तो चाबुक तो मिल गया है, अब मुझे घोड़ा और मुझे उसकी बग्गी वगैरह और चाहिए। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फावे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे पता पे है कि तुझे टोपी बनवाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा। देखते देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फावा लिए एक धुनिये के पास चली गई। बड़े मनोहार बोली, यानी कि बड़े आदर निवेदन से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फावे को धुन दो। धुनिया कौन होता बेटा? रुई के फावे, रुई होती ना जो कॉटन, उसको फूंदता है, उसको हल्का फुल्का बनाता है उसके पास। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार हो चुकी मरजई पड़ी हुई थी, यानी कि फटे पुराने उसके पास थे कपड़े, और बेचारा बहुत बूढ़ा था और शरीर से जर्जर दिखाई दे रहा था। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं कि मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। वो कहता है मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है, राजा का काम नहीं करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, यानी कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे शरीर पर वो कोड़े बरसाएगा। ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने की, फ्री में
क्या आ गई, रुई धुनवाने के लिए आ गई। यहाँ का राजा उसका काम नहीं किया तो मुझे सजा देगा, वो भी ऐसे ही काम करवाता है। सबसे पहले मैं राजा का काम करूँगा। उर्ज न करो भैया, यानी कि गुस्सा न करो भैया, गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी कि मेहनताना दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले लेना आधा मैं ले लूँगी। ये जो फावा था ना वो कहती इसमें से आधा तुम रख लेना और आधा मैं। इतनी अच्छी खरी मजदूरी को पाकर तो भैया वो करेगा ही क्या, उसको धुनेगा। किसको, फावे को। तो दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने 8 आने मजदूरी तो इसके लिए ही सपना थी। मान लो कि 16 आने में से 8 आने वो उसको दे रही थी तो उसके लिए तो सपना ही था। फिर झट से तैयार हो गया। देखो बच्चों, उधर राजा थे उसे कुछ नहीं मिलने वाला था, उसे तो सजा मिलती अगर वो ना बनाता, लेकिन यहाँ उसे मजदूरी भी मिल रही, इसलिए झट से तैयार हो गया। घरर चौ उसकी ताती बज उठी, उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनी ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इसे उत्साहित गवरा गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी कौन होता है बेटा, जो चरखे पे उससे सूत काट के उसके तारे बनाता है, जो रुई होती उससे। कोरी की कमर झुकी थी उसने बदन पर। आइए हम आगे वाला पाठ करते हैं। कोरी की कमर बेटा झुकी हुई थी। अब उसने, बच्चों आज हमने ये पहला भाग किया, दूसरा भाग हम अगली कक्षा में करेंगे।